कैसे हैं आप सब। नमस्कार। तो कल हमने कम्युनिकेशन के विषय में देखा था। आज कम्युनिकेशन पर ही आधारित संप्रेषण की प्रक्रिया के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि संप्रेषण के बारे में कल मैंने बताया था आप लोगों को, आज संप्रेषण के पद के विषय में मैं बता देता हूँ। तो संप्रेषण के पद मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो पहला संदेशवाहक सेंडर, दूसरा चैनल या माध्यम भी बोल सकते हैं, तीसरा संदेश, चौथा प्राप्तकर्ता, संदेश को मैसेज भी कर सकते हैं या सूचना भी कर सकते हैं, और चौथा है प्राप्तकर्ता। पांचवा आपका फीडबैक है। फीडबैक तो अंग्रेजी शब्द है, इसके लिए हिंदी में पृष्ठपोषण शब्दावली है, पृष्ठपोषण कर सकते हैं। तो पुस्तकीय भाषा में बहुत कठिन शब्दों में दिया रहता है, इसको हम अपने शब्दों में समझते हैं है क्या। संप्रेषण की प्रक्रिया में मुख्यतः 5 पद जो होते हैं। सबसे पहला पद है संदेशवाहक, सेंडर। संदेशवाहक को सूचनादाता भी कह सकते हैं, जो सूचना का आदान प्रदान करता है। जैसे मैं आपको कुछ सूचना बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सूचनादाता हो गया या संदेशवाहक। तो कोई भी संदेश को कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पास ले जाता है तो उसे हम संदेशवाहक कहते हैं। दूसरा संदेश, मैसेज। अब देखिए, हम और आप बात कर रहे हैं तो हमारे और आपके बात करने का कोई ना कोई माध्यम तो होना चाहिए। तो माध्यम क्या है? पाठ्यक्रम है। हम पाठ्यक्रम शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो माध्यम होता है, जिसके विषय में वो बात कर सके, आपस में इंटरेक्ट हो सके, बातचीत कर सके या डिस्कस कर सके, तो पाठ्यक्रम होता है। तो संदेश, यहाँ पर पाठ्यक्रम ही हमारा संदेश है। जो भी सिलेबस में रहेगा हम उसी टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे, उसी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे और आपके द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर भी हम देंगे। तो संदेश या मैसेज को दूसरे पद में रखा गया है, सेकंड स्टेप है। तीसरा स्टेप चैनल है, इसको हिंदी में हम माध्यम भी कह सकते हैं। चैनल या माध्यम क्या है? यह सूचनादाता सूचनाग्राही को यदि कोई सूचना देता है तो कोई न कोई माध्यम से देता है। जैसे मैं आपको संप्रेषण के विषय में बता रहा हूँ, तो मेरा माध्यम क्या है? नेटवर्क है। मैं नेटवर्क के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ कि संप्रेषण क्या है। यदि आप लोग क्लासरूम में आएंगे तो हमारा माध्यम चेंज हो जाएगा। हवा के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। यदि बीच में कांच की दीवार आ जाए, मैं इस पार हूँ और आप सब उस पार हो, तो आप मुझे देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। माध्यम नहीं है तो संप्रेषण भी नहीं है। माध्यम भी जरूरी है, इसलिए इसको तीसरे पद में रखा गया है। चौथा पद है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता, सूचना प्राप्त करने वाले को प्राप्तकर्ता कहते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं, तो श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है। अगर आप बता रहे हैं तो आप सूचनादाता हो गए, मैं श्रोता हूँ, सुन रहा हूँ, तो मैं सूचनाग्राही या प्राप्तकर्ता, रिसीवर। तो आगे बढ़े तो पांचवा और अंतिम पद फीडबैक होता है, इसको पृष्ठपोषण कहते हैं। बीएड की भाषा में पृष्ठपोषण कहा जाता है। तो फीडबैक क्या होता है? फीडबैक, जैसे मैंने कुछ बताया, यदि मैं हिंदी की क्लास ले रहा हूँ तो हिंदी के विषय में बताया, रस छंद अलंकार किसी भी विषय में मैं बता रहा हूँ या व्याकरण की चर्चा कर रहा हूँ, तो आप समझ करके मुझे फीडबैक दे रहे हैं। समझ में आया? यस सर। नहीं आया? नो सर। तो यही फीडबैक है। जैसे कोई नेता भाषण देता है तो श्रोता ताली बजाते हैं, तो ताली बजाना फीडबैक हुआ। या फीडबैक दोनों तरफ से भी हो सकता है, नकारात्मक फीडबैक भी हो सकता है, सकारात्मक फीडबैक भी हो सकता है। नकारात्मक पृष्ठपोषण, सकारात्मक पृष्ठपोषण। यदि किसी ने ताली बजा दिया भाषण के अंत में तो वो सकारात्मक फीडबैक है। यदि कोई बीच में ही ताली बजाता है तो नकारात्मक फीडबैक है।
बीच में ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, भैया आप बैठ जाओ और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये फीडबैक है। इसके बाद हम आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो संप्रेषण में बाधाएं। संप्रेषण में बाधा के लिए भी कुछ तत्व बुक में दिया गया है। जैसे पहले संप्रेषण में बाधा पहुंचाने वाले तत्व बुक में 9 तत्वों को दिया गया है ना। पूरे 9 तत्वों की चर्चा की गई है, जिसमें सबसे पहला है भाषा, लैंग्वेज। यदि हम जिस लैंग्वेज को जानते हैं उसी लैंग्वेज में कोई हमें सूचना दे रहा है तब तो अच्छी बात है। जैसे आपको कोई हिंदी में सूचना देता है, छत्तीसगढ़ी भाषा में सूचना देता है या इंग्लिश में भी सूचना देता है तो आप सुनते हैं, समझते हैं। अगर भाषा बदल गई, भाषा चेंज हो गई, कोई तेलुगु, तमिल, कन्नड़ इन भाषाओं में सूचना देता है या उस भाषा में सूचना देता है जिस भाषा का ज्ञान हमें नहीं है, तब कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन में बाधाएं उत्पन्न होगी। तो भाषा कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचाती है अगर हम उस भाषा को नहीं जानते हैं तब। दूसरा, शोर। हमारे आसपास के वातावरण में यदि शोरगुल हो रहा है, भीड़ भाड़ वाली जगह है या आसपास कोई बात हो रही है, बहस हो रहा है, विवाद हो रहा है, या क्लासरूम में किसी का मोबाइल बजता है, रिंगटोन बजता है, रोड पर हॉर्न हो रहा है, मोटर गाड़ी की आवाज़, या कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो हमारा ध्यान उधर आकर्षित हो जाता है। तो इस तरह की बाधाएं शोरगुल वाली बाधाएं जो कम्युनिकेशन में सूचना के आदान प्रदान में बाधा पहुंचाती है। तीसरा हम देखते हैं संदेशवाहक के कारण, बाइसेंडर। संदेशवाहक यदि अपने बातों को समझा नहीं पा रहा है, विषय का ज्ञान उसको नहीं है, तो भी सूचना में बाधा उत्पन्न होती है। और चौथा, संदेश के स्थानांतरण के कारण। जैसे मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ और आप तक न पहुँच के अन्यत्र पहुँच जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम मोबाइल से फ़ोन लगाते हैं, जिसे फ़ोन करते हैं वहाँ ना जा कर के अन्यत्र हमारा कॉल पहुँच जाता है, फिर हमें फ़ोन ऑफ करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो संदेश का स्थानांतरण होने के कारण भी संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट हम देखें तो प्राप्तकर्ता के कारण, रिसीवर के कारण। अगर प्राप्तकर्ता समझ नहीं रखता है किसी चीज़ को, या सूचना तो सही गया है लेकिन वो समझ नहीं पाया, जैसा सूचना है उसका स्वरूप ही उसने बदल दिया, तो भी संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न होगी। तो ये सब संप्रेषण में बाधाओं के कारण है। अगला पॉइंट हम देखें तो एक से अधिक संदेशों के कारण। यदि एक ही समय पर एक से अधिक संदेश आप तक आ गया या आपको एक से अधिक संदेश सूचना मिल रहा है, तो व्यक्ति तो एक समय में एक ही बात को याद रख सकता है ना, हर बात को तो याद नहीं रख सकता। तो एक से अधिक संदेश या सूचना यदि आपको मिलता है तो वहाँ भी कम्युनिकेशन में बाधा होता है। गलत माध्यम का चयन। यदि हमारा माध्यम का चुनाव गलत है तो भी कम्युनिकेशन में बाधा होगी। जैसे आज का समय ईमेल का है, फैक्स का है, व्हाट्सएप का है, सोशल नेटवर्क का है, लेकिन हम अपना पत्र व्यवहार पोस्ट ऑफिस से कर रहे हैं, तो हमारा पत्र तो न जाने कब पहुंचेगा, किस एड्रेस में पहुंचेगा, तो वहाँ भी संप्रेषण में बाधा होगी। मतलब हमने सही माध्यम का चुनाव किया है, ईमेल, फैक्स वगैरह, तो हमारा संदेश तो वहीं पहुंचेगा जहां हम भेजना चाहते हैं, लेकिन माध्यम हमारा गलत हो गया, तो गलत माध्यम के चुनाव से संप्रेषण में बाधा तो होगी। और इसके बाद 8वां पॉइंट, संस्था का संगठन स्तर। संस्था का संगठन स्तर ये क्या है? संस्था का संगठन स्तर अच्छा है तो कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। संस्था किसी परिवार को भी आप बोल सकते हैं, किसी ऑफिस को भी बोल सकते हैं, किसी फैक्ट्री को भी बोल सकते हैं, संस्था कोई भी समूह को बोला जा सकता है। तो किसी भी संस्था स्तर में संगठन अच्छा है तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। जैसे मैं किसी को सूचना दे रहा हूँ, एक व्यक्ति को, कि
कोई भी सूचना मैं दे रहा हूँ वो दूसरे जगह स्थानांतरित कर रहा है, तीसरे जगह, चौथे जगह, पाँचवें जगह, 10वें जगह। तो 10वें व्यक्ति तक आते आते वो सूचना यदि परिवर्तित हो जाता है तो कम्युनिकेशन में बाधा होती है। तो ये नवा और आखिरी पॉइंट हम देखें तो संदेश माध्यम का अभाव। यदि हमारा संदेश माध्यम सही नहीं है, संदेश माध्यम का अभाव है, नेटवर्क सही नहीं है, तो भी कम्युनिकेशन में बाधा आती है। तो कम्युनिकेशन बातचीत में इन निम्नलिखित कारणों से बाधाएं आती है। आप इसको एक बार वीडियो को देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कल के वीडियो में कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाओं को दूर कैसे किया जाए इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।